हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज एंड मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यानी पिछले एक हफ्ते बीते हफ्ते वे कौन सी खास खबरें थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से, प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उन लोकेशन के आसपास की स्थिति को भी देखेंगे, उनके आसपास के तथ्य कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमारी परीक्षा के लिहाज से हम उनको भी जानेंगे। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार हमारे लेटेस्ट एपिसोड में पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करते हैं, वैसे ही आइए देखते हैं हम पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलराशि थी और दूसरी तरफ तटीय देश थे। आपके सामने जलराशियों में लक्काद्वीप सागर, बिस्की की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल और तटीय देश में श्रीलंका, स्पेन, फ्रांस, मेडागास्कर शामिल थे। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3, 4, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित हैं। आइए देख लेते हैं हम इनकी लोकेशन को। सबसे पहले देखते हैं लक्काद्वीप सागर को कि क्या वाकई इसका जो तटीय क्षेत्र है वह श्रीलंका है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लक्काद्वीप की लोकेशन और इसके लक्का सागर की लोकेशन को। तो देखिए यहाँ पर भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, हम सभी जानते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के आसपास ये जो क्षेत्र फैला हुआ है इसे ही कहा जाता है लक्काद्वीप सी। ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व में है श्रीलंका, इसके पश्चिम वाला हिस्सा है वहां पर लक्षद्वीप और इसके थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम हिस्से में मालदीव शामिल है। यानी यह जो क्षेत्र विस्तारित है यह लक्काद्वीप सागर है। यानी आप देख सकते हैं कि श्रीलंका से इसका संबंध है, यानी पहला सुमेलन सही हो जाएगा। दूसरा है बिस्के की खाड़ी। आइए देख लेते हैं बिस्के की खाड़ी को, क्या इसका संबंध स्पेन से है। देखिए यदि हम बात करें यूरोप वाले मैप के संदर्भ में तो आप देखिए यहाँ पर है बिस्के की खाड़ी, ये है बे ऑफ बिस्के। और अभी तक हम अमूमन उन स्थानों को इसमें चर्चा में लेकर आए हैं जिसमें हम सभी जानते हैं कि बिस्के की खाड़ी के आसपास हम अमूमन फ्रांस को समझते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बिस्के की खाड़ी के आसपास स्पेन भी है और स्पेन का काफी बड़ा क्षेत्र जो तटीय क्षेत्र है यह बिस्के की खाड़ी से लगता है। यानी हमारा दूसरा सुमेलन भी यहाँ पर सही है, स्पेन। तीसरा है इंग्लिश चैनल। आइए देख लेते हैं इंग्लिश चैनल के लिए तटीय देश कौन सा है? फ्रांस। हम सभी जानते हैं अमूमन जब हम इंग्लिश चैनल की बात करते हैं, इसी मैप में है यह भी, यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, तो हम इंग्लिश चैनल को यूनाइटेड किंगडम से याद रखते हैं, लेकिन इंग्लिश चैनल से सटा हुआ एक और देश है फ्रांस। यानी हमारा तीसरा सुमेलन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है मोजाम्बिक चैनल यानी मेडागास्कर। आइए देख लेते हैं इसकी लोकेशन को। अब बात करें कि मोजाम्बिक चैनल कहां पर है, तो यह अफ्रीका के इस हिस्से में स्थित है। देखिए यहाँ पर है मोजाम्बिक और यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल, तो आप अमूमन समझेंगे मोजाम्बिक चैनल यानी मोजाम्बिक से संबंधित होगा, लेकिन देखिए यह अपने दूसरे हिस्से से मेडागास्कर से भी संबंधित है। यानी मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है, इन दो भूमियों को अलग करता है, और इसके तटीय देश क्या है? मेडागास्कर भी है। तो यहाँ पर चारों सुमेलन सही हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं खास खबरों को। खबरों के साथ साथ उन खबरों पर आधारित प्रश्नों को, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को। खबर क्या है? हाल ही में गैबोन में विद्रोही सैनिकों के एक समूह ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा करने तथा देश के राष्ट्रपति को घर में नजरबंद करने का दावा किया है। गैबोन तेल से समृद्ध एक मध्य अफ्रीकी देश है, लेकिन गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता से यह ग्रस्त है। इस वजह से गैबोन चर्चा में आ गया है और ये न्यूज अपने आप में महत्वपूर्ण है अफ्रीका के किसी देश के संदर्भ में। प्रश्न क्या है? गैबोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कथन क्या है? गैबोन गिनी की खाड़ी के निकट स्थित है। दूसरा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों इसके पड़ोसी देश हैं। और तीसरा कथन है, इसके संपूर्ण भू क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा कांगो नदी के अपवाह द्रोणी का भाग है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन सही है या सभी तीन कथन गलत है। अब बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर प्रश्न फ्रेम किया गया है गैबोन के संदर्भ में, तो आइए देखते हैं कि अफ्रीका के किस लोकेशन में स्थित है या अफ्रीका महाद्वीप के किस हिस्से में स्थित है गैबोन, और क्या गैबोन के बारे में ये कथन सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है अफ्रीका का मैप, और अफ्रीका में यदि हम बात करें गैबोन की स्थिति के संदर्भ में तो यह पश्चिम में स्थित एक देश है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है गैबोन, ठीक।
और यहाँ पर पहला कथन क्या कहा गया है गैबोन के बारे में कि गैबोन गिनी की खाड़ी के निकट स्थित है। आइए देख लेते हैं। देखिए, गिनी की खाड़ी के संदर्भ में हमने विस्तार से हमारे एक एपिसोड में चर्चा की है। आप चाहें तो उसकी डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं और गिनी की खाड़ी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अमूमन गिनी की खाड़ी के बारे में अलग अलग मत प्रचलित हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यदि हम सबसे कम क्षेत्र को भी आंकते हैं तो इस हिस्से से इस हिस्से को मिलाने वाली रेखा के बीच ये जो हिस्सा है इसे गिनी की खाड़ी के रूप में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्र से संबंधित है गैबोन। यह बात बिल्कुल सही है, यानी हमारा पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों इसके पड़ोसी देश हैं। आइए देख लेते हैं। इसी मैप में यदि हम बात करें गैबोन के पड़ोसी देशों के बारे में तो देखिए यहां पर है गैबोन, ठीक, और गैबोन के पड़ोसी देशों में शामिल है कैमरून और कॉन्गो। आप ध्यान से देख सकते हैं, जबकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इससे दूर स्थित है, वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी इससे दूर स्थित है क्योंकि बीच में कॉन्गो आ जाता है, यानी ये इसके पड़ोसी देशों में शामिल नहीं है। तो यहां दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है इसके संपूर्ण क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा कांगो नदी के बेसिन में या इसकी द्रोणी में आता है, अपवाह द्रोणी में आता है। ये एक मैप है जो कांगो नदी के बेसिन के बारे में आपको विस्तार से बताएगा, यानी यह जो बीच में आप देख पा रहे होंगे कैप, ये है कांगो नदी के बेसिन वाला क्षेत्र या इसका अपवाह क्षेत्र। तो यदि हम बात करें कांगो नदी के संदर्भ में तो देखिए कांगो नदी की उत्पत्ति यहाँ से होती है, आगे बढ़ती है, पूरा ये क्षेत्र है इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। और आप इस मैप में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि गैबोन इसका अधिकांश हिस्सा कांगो नदी बेसिन या अपवाह क्षेत्र से बाहर है, ना कि कांगो नदी अपवाह क्षेत्र में है। यानी यहाँ पर हमारा तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा कांगो नदी अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी के हिस्से के रूप में नहीं आता है। तो यहाँ केवल पहला कथन सही होगा। और आपको बताना है कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को और उस खबर पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ने रवांडा की राजधानी किगाली में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की है। हम सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करें प्रश्न पर, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको देश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। देशों में शामिल है बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, तंजानिया, जिसके सामने राजधानी है क्रमशः बुजुम्बुरा, कंपाला, किगाली, दार अल सलाम। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है। कितने युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या सभी चार युग्म। आइए देखते हैं सबसे पहले क्रमशः इन देशों की स्थिति को और इन देशों की राजधानियों के संदर्भ में क्या सुमेलन सही है या नहीं। सबसे पहले बात करें इन देशों के बारे में तो ये अफ्रीका के देश हैं और यह अफ्रीका के इस हिस्से में स्थित देश है, जिसका हम अभी जूम करके दूसरे क्षेत्र पे या दूसरे इलाके में इसका मैप देखेंगे, वो है यह। यहां पर हम बात करें सबसे पहले बुरुंडी के बारे में तो बुरुंडी की राजधानी आप देख पा रहे होंगे बुजुम्बुरा है, ठीक है। रवांडा की राजधानी आप देख पा रहे होंगे किगाली है। वहीं युगांडा की राजधानी आप देख पा रहे होंगे कंपाला है। और चौथा स्थान था तंजानिया, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। लेकिन इसका जो पूरा कार्य है वह कहां से होता है, दर एस सलाम से, ध्यान रखेगा। लेकिन इसकी राजधानी क्या है, डोडोमा। अब देखते हैं सुमेलन को। सुमेलन में सबसे पहले बात करें बुरुंडी की तो बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है, बिल्कुल सही। रवांडा की देखिए, रवांडा की राजधानी के बारे में हमने अभी देखा था, इसकी राजधानी है किगाली। देखते हैं रवांडा की राजधानी है किगाली यानी यह, तो यहाँ पर कंपाला इसकी राजधानी नहीं है, गलत हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला थी, हमने देखा था, तो यह सुमेलन भी गलत हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी इसमें क्या लिखा हुआ है, दार अस सलाम, जो कि गलत है क्योंकि तंजानिया की राजधानी हमने देखा था क्या था, डोडोमा। कहां पर है, यह डोडोमा, ठीक है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो एक ही सुमेलन यहाँ पर सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है केवल एक युग्म सही सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के उद्देश्य से उद्योग, शिक्षा, मीडिया, कला एवं सरकार से जुड़े लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजा है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और चीन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक व्यक्ति चीन के हाइनान प्रांत से
ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप तक की यात्रा इन्हें जोड़ने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा के साथ करना चाहता है। उसके मार्ग में निम्नलिखित में से किस जलराशि के आने की संभावना सबसे कम होगी? ध्यान रखिएगा, किस जलराशि के आने की संभावना सबसे कम होगी? हमारे पास ऑप्शन है सुलावेसी सागर या सेलेबीस सागर, जावा सागर, बांडा सागर या अराफुरा सागर। सबसे पहले हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए जानना जरूरी होगा कि चीन का हाइनान प्रांत कहां पर है, और यह भी जानना जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क प्रायद्वीप कहां पर है, यह हिस्सा कहां पर है, और फिर इन दोनों के बीच में जो काल्पनिक रेखा है वह कैसे फ्रेम की जाएगी या कैसे बनाई जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं हाइनान प्रांत के बारे में। तो देखिए, यह मैप है जो आपको चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैसे संबंध हो सकता है भौगोलिक रूप से इसके बारे में बताएगा। यदि बात करें चीन के हाइनान प्रांत के बारे में, तो यह चीन का हिस्सा है और चीन का हाइनान प्रांत यहां पर है, यह ठीक। और ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क है यह केप यॉर्क प्रायद्वीप। अब इनके बीच में कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहता है तो काल्पनिक रेखा ऐसे खींची जाएगी, और इस काल्पनिक रेखा के खींचे जाने के बीच में देखिए कितने सारे सागर आ रहे हैं। पहले है साउथ चाइना सी, दूसरा है सुलू सी, सेलेविस सी, मोलक्का सी, बांदा सी, अराफुरा सी और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक, इसके प्रभाव क्षेत्र के दूर यानी सबसे कम संभावना में आप देखिए ये वाला रीजन आ जाएगा जिसमें तिमोर सागर आ जाएगा, और ये वाला रीजन आ जाएगा जावा से भी इस क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर होगा, यानी सबसे कम प्रभाव क्षेत्र में होगा। हमारे ऑप्शन में हमने देखा सेलेबीस सागर और जावा, बांडा, अराफुरा। आइए देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। हमने देखा यहाँ पर है सेलेबीस सी, ठीक, यहाँ पर है मुलक्का सी, यहाँ पर है बांदा सी, यहाँ पर है अराफुरा सी, और यहाँ है जावा। तो जावा सबसे दूर है, यानी इसके इस स्थान में आने की संभावना सबसे कम होगी। तो ऑप्शन बी जावा सागर इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, उसकी खबर को भी पढ़ेंगे। खबर है हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बिजनेस 20 यानी B20 इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। बात करें B20 की, तो B20 एक व्यवसाय से संबंधित ग्रुप है या मंच है, यानी G20 के ही कुछ खास सदस्यों को इकट्ठा करके आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी रणनीतियां बनाई जानी चाहिए, इसके लिए मंच प्रदान करता है B20। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार इसका शिखर सम्मेलन हुआ है कहां पर? भारत में ही। भारत में कहां पर हुए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही यह भी बताना है कि इस शिखर सम्मेलन का विषय या थीम क्या था। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, रेस। अब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजनेस 20 या B20 के सदस्य भी वही देश हैं जो G20 के सदस्य हैं। दूसरा, B20 में सभी महाद्वीपों को कम से कम 2 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अभी हमने B20 के बारे में चर्चा भी की, बिजनेस से संबंधित है, यानी आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र के बढ़ावा देने से संबंधित है। और यह बात बिल्कुल सही है कि बिजनेस 20 के सदस्य भी वही देश हैं जो G20 के सदस्य हैं। हमेशा G20 के ही मेंबर के थ्रू, यानी जो भी देश मेजबानी करता है उसके बाद वही B20 के एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। फिर अंत में जाकर जहां भी G20 का सम्मेलन होना होता है उसके पहले B20 का सम्मेलन या शिखर सम्मेलन होता है। ये व्यवसाय से संबंधित चर्चा करते हैं आपस। ठीक है, दूसरा कथन है B20 में सभी महाद्वीपों के कम से कम 2 देश सदस्य के रूप में शामिल है। इस कथन के लिए जरूरी है सबसे पहले देखना कि G20 में कितने देश हैं और इन देशों की लोकेशन क्या सभी महाद्वीपों में है, और क्या सभी महाद्वीपों से कम इतने देश आते हैं कि इनमें 2 देश या 2 सदस्य देश हमें मिल जाए। तो आइए देख लेते हैं। G20 की यदि हम बात करें तो G20 में देख पा रहे होंगे इस हिस्से से, यानी आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना शामिल है। यानी यहाँ तो कम से कम 2 सदस्य वाली जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो रही है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी किसकी? अफ्रीका के संदर्भ में। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिए अफ्रीका में क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सभी महाद्वीपों से कम 2 सदस्य यहाँ पर या 2 सदस्य देश नहीं हो पा रहे हैं, यानी यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। फिर भी आपको G20 के देशों के बारे में पता होना चाहिए। यदि हम इस लोकेशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में भी यही बात होगी। यदि आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो इस क्षेत्र में भी ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र देश आपको नजर आएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया शामिल है, इंडिया, चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, रशिया, एशिया के इन संबंध में इन देशों को आप देख सकते हैं। देख पा रहे होंगे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, तुर्की, इटली, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये सभी देश मिलकर, ये सभी संस्थाएं मिलकर बनाती हैं G20। ठीक, लेकिन दूसरा कथन यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सभी महाद्वीपों से कम 2 सदस्य देश शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वजह से न्यूजीलैंड भारत अपने आप में चर्चा में आ जाते हैं। चूंकि हम न्यूज़ मैप इंडिया अलग से लेकर आते हैं, इसलिए हम भारत के संदर्भ में प्रश्नों को न्यूज़ मैप वर्ल्ड में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अमूमन उन लोकेशंस को लेके आते हैं जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं या जो भारत में शामिल नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको जल डमरू मध्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ अवस्थिति या अलग किए जाने वाले भूखंड। आपको बताना है क्या ये जल डमरू मध्य इन भूखंडों से संबंधित है या इन अवस्थिति से संबंधित है। आपके पास जल डमरू मध्य में है कुक जल डमरू मध्य, बास जल डमरू मध्य, ओटरेंटो जल डमरू मध्य या मैसिना जल डमरू मध्य। आपको बताना है क्या इनकी लोकेशन इससे संबंधित है। तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, इटली को अल्बानिया से, सिसिली द्वीप को इटली की मुख्य भूमि से। उपर्युक्त में कितने युग्म सम्मिलित हैं? आपको बताना है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या सभी चार युग्म। आइए देख लेते हैं सबसे पहले इन जल डमरू मध्यों की लोकेशन को। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कुक जल डमरू मध्य, दूसरा है बास जल डमरू मध्य। यदि हम बात करें इन जल डमरू मध्यों के संदर्भ में तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा और यहाँ पर है न्यूजीलैंड। आप देख पा रहे होंगे न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड को दक्षिणी आइलैंड से अलग करता है क्या? कुक स्ट्रेट या कुक जल डमरू मध्य। आप देखिए कुक जल डमरू मध्य में क्या लिखा है? तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि से। तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। वही है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि से किसे अलग कर रहा है? तस्मानिया को। ठीक है, आइए देखते हैं बास स्ट्रेट के बारे में। ये है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से। यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि यह अलग कर रहा है ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि को तस्मानिया से। यह है बास स्ट्रेट, यानी ये दोनों सम्मेलन गलत हो जाएंगे। तीसरा है ओटरेंटो जल डमरू मध्य और मैसिना जल डमरू मध्य। आइए देख लेते हैं। बात करें ओटरेंटो जल डमरू मध्य के बारे में तो यहां पर है ओटरेंटो जल डमरू मध्य। हम चर्चा कर रहे हैं यूरोप के कुछ खास क्षेत्रों की। थर्ड नंबर पे देखिए ओटरेंटो जल डमरू मध्य, जो कि इटली के इस हिस्से से या इटली की मुख्य भूमि से अलग कर रहा है किसे? अल्बानिया को। ठीक है, यानी तीसरी सम्मेलन की यदि हम बात करें ओटरेंटो जल डमरू मध्य के बारे में तो यह इटली को अल्बानिया से अलग करता है। बिल्कुल सही है। मैसिना जल डमरू मध्य के बारे में भी देख लेते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पर जो इसी के ठीक नीचे यहाँ पर जो लोकेशन है, रेड है लाइन, यहाँ पर है मैसिना जल डमरू मध्य और यह भी इटली की मुख्य भूमि से सिसिली को द्वीप को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम चौथे सम्मेलन की बात करें तो सिसिली द्वीप को इटली की मुख्य भूमि से यह अलग करता है। यह सम्मेलन सही है और यह भी सम्मेलन सही है, यानी दो सम्मेलन हमारे सही हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल दो युग्म सही सम्मिलित है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और प्रशांत दर्शिकीय दोलन यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन PDO, इसका संयोजन आने वाले वर्षों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता को और अधिक बढ़ा देगा। आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? प्रशांत दर्शिकीय दोलन की घटना का संबंध सिर्फ प्रशांत महासागर से है। दूसरा, भारत की जलवायु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यदि बात करें हम PDO के संदर्भ में, प्रशांत दर्शिकीय दोलन के संदर्भ में, तो यह एक कौन सी घटना है? चक्रीय घटना है जो लगभग 20 से 30 वर्षों में दोहराई जाती है।
चक्रीय क्रम में चलती है। बात करें प्रशांत दशकीय दोलन के संदर्भ में, तो प्रशांत दशकीय दोलन से यह एक जलवायु या जलवायवीय घटना है, परिघटना है। और इसमें क्या होता है, ये जो जलवायु का पैटर्न है, मौसम का जो पैटर्न है लगातार चला आ रहा है, उसमें परिवर्तन को दर्शाता है, दीर्घकालिक परिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा ये कहां पर उत्पन्न होता है, यदि इसकी बात करें तो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, लेकिन इसका प्रभाव कई और महासागरीय दशाओं को, वायुमंडलीय दशाओं को भी प्रभावित करता है। यानी यदि हम पहले कथन पर गौर फरमाएं कि प्रशांत दशकीय दोलन की घटना का संबंध सिर्फ प्रशांत महासागर से है, तो नहीं, क्योंकि यह अन्य महासागरीय घटनाओं और अन्य देशों, अन्य महासागरों के आसपास वाले क्षेत्रों की मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। 20 से 30 दशक तक चलने वाली यदि यह प्रक्रिया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी। यानी यदि प्रशांत महासागर में ऐसी कोई दोलन की स्थिति बनती है तो हिंद महासागर या इसके आसपास वाले जो भी देश हैं इनके भी मौसम को यह परिवर्तित करता है। दूसरा है, भारत की जलवायु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सेंटेंस है गलत, क्योंकि भारत की जलवायु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। हमने देखा अभी, यदि हम बात करें प्रशांत दशकीय दोलन के संदर्भ में, तो प्रशांत दशकीय दोलन या PDO, इसका दो तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक सकारात्मक प्रभाव या पॉजिटिव प्रभाव, जिसे गर्म प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दूसरा है नेगेटिव, ठंडा। अब बात करें इसके पॉजिटिव प्रभाव की, तो दरअसल जब प्रशांत महासागरीय दोलन के पॉजिटिव प्रभाव जो होता है, तो यह अल नीनो की घटना को और इफेक्टिव कर देता है। जब यह अल नीनो की घटना को और इफेक्टिव कर देता है, तो जो मीन रेनफॉल होती है या माध्य वर्षा होती है, यह इसको और कम कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह हमारी, यानी हम भारत की ओर देखें तो भारत के भी मौसम को परिवर्तित करता है, इसको भी प्रभावित करता है। और यदि हम बात करें इसके नेगेटिव पर्सपेक्टिव की, तो यह ला नीना के प्रभाव को और इफेक्टिव कर देता है। ला नीना के प्रभाव को जब यह और इफेक्टिव करेगा, तो इससे जो मीन रेनफॉल है यह और अधिक बढ़ जाती है। यानी भारत के इस भूभाग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्षा थोड़ी सी और अधिक बढ़ जाएगी। हम सभी ने इसको देखा कि चक्रीय 20 से 30 वर्षों में घटित होने वाली यह एक प्रक्रिया है, और इससे अन्य क्षेत्रों के भी मौसम प्रभावित होते हैं। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली खबर को, खबर पर आधारित प्रश्न को। खबर क्या है? हाल ही में चीन ने अपने नए मानचित्र में 9 डैश लाइंस को चीनी राज्य क्षेत्र के रूप में दर्शाया है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों ने खारिज कर दिया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 9 डैश लाइन के माध्यम से चीन अपने क्षेत्र के विस्तार की बात करता है, और उस क्षेत्र के आसपास जो भी देश स्थित है वे इस बात को खारिज करते हैं। ये देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, चीन की प्रादेशिक सीमा के संदर्भ में अक्सर चर्चा में रहने वाले 9 डैश लाइंस के संदर्भ में निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। आप हमारे पास ऑप्शन है लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया। 9 डैश लाइन उपरोक्त में से कितने देशों की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है? आपको बताना है 9 डैश लाइन निम्नलिखित में से किन देशों की या कितने देशों की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5। आइए देखते हैं सबसे पहले कि 9 डैश लाइन कहां पर है और उसके आसपास प्रभावित होने वाले जो देश हैं वे हमारे ऑप्शन में से कितने हैं। देखते हैं सबसे पहले 9 डैश लाइन को। तो यह जो चीन है, जो साउथ चाइना सी है, उसके आसपास वाले क्षेत्र को कवर करने की बात करता है। यानी यह जो आपको ये 9 जो लाइन आपको दिख रही है, ये छोटे छोटे हिस्से ही 9 टुकड़ों में बनाते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन में आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र आप आ रहे हैं। फिलीपींस, यहां से आप इस हिस्से में देखिए ब्रुनेई, मलेशिया का भी थोड़ा हिस्सा इसमें आ रहा है। इसके अलावा बात करें इस रीजन की, तो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप यहां तक फैले हुए हैं। यानी इंडोनेशिया के भी क्षेत्रीय अखंडता को यह लाइन
प्रभावित करती है और फिर इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। अब बात करें इन अलग क्षेत्रों के संबंध में, तो देखिए 9 डैश लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है और सिंगापुर यहाँ से थोड़ा दूर है। और इस हिस्से में देखिए यहाँ पर यह हिस्सा थोड़े दूर हो जाता है और लाओस इससे और दूर हो जाता है, यानी लाओस और सिंगापुर इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्हें हटा दीजिए, सिंगापुर हट गया और लाओस। जबकि इंडोनेशिया भी हमने देखा, ब्रुनेई भी हमने देखा, फिलीपींस भी देखा और मलेशिया, ये चारों 9 डैश लाइन से संबंधित है, यानी फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया का विस्तारित क्षेत्र या इसके द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इन सभी की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करता है। तो कितने देश हो गए? 4 देश हो गए जिनकी क्षेत्रीय अखंडता को यह चुनौती दे रही है लाइन। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो केवल 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम्बाब्वे में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा दोबारा निर्वाचित हो गए हैं। इस वजह से जिम्बाब्वे एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया। उपरोक्त में से कौन से देश जिम्बाब्वे के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे के साथ स्थलीय सीमा साझा करने के बारे में प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी लगातार ऐसे प्रश्न फ्रेम करती है जिसमें स्थलीय सीमा या तटीय सीमा के बारे में पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 और 5। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है जिम्बाब्वे की लोकेशन देखना कि जिम्बाब्वे कहां पर है, और जिम्बाब्वे के संबंध में इन सभी 5 ऑप्शंस की लोकेशन देखना कि ये देश कहां पर है। क्या इनमें से कोई ऐसा देश है जो जिम्बाब्वे के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो जिम्बाब्वे की यदि हम बात करें तो देखिए यह अफ्रीका के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है, हल्का हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी वाले हिस्से में यह स्थित है। तो यहाँ पर है जिम्बाब्वे। आपको यह जो रेड कलर दिख रहा होगा यह है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से संबंधित देशों की बात करें, इसके पड़ोसी देशों की बात करें जो इससे स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया, ये 4 देश हैं जो जिम्बाब्वे के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जबकि अंगोला की देखिए सीमा यहीं तक है, यानी अंगोला इसके साथ अपनी बॉर्डर साझा नहीं करता है। और तंजानिया देखिए इससे थोड़ा दूर स्थित है, तो तंजानिया भी इसके साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो हमारे पास अंगोला और तंजानिया आप इसमें से हटा सकते हैं, यानी अंगोला हटा दीजिए, तंजानिया इससे हटा दीजिए। ऑप्शन में है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक। आइए देख लेते हैं। तो देखिए अब फिर देखिए मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे है यहाँ पर, मोजाम्बिक से साझा कर रहे हैं, बोत्सवाना से साझा कर रहा है और साउथ अफ्रीका से कर रहा है, यानी 3 हमारे शेष बचे हुए ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2, 3 और 4। हमारे पास ऑप्शन में है सी, 2, 3 और 4, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को, अगली खबर पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की पर्यावरण पर 19वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इथियोपिया के अदिस अबाबा में हुआ, जिसमें अदिस अबाबा घोषणा पत्र का विस्तार करते हुए खनन दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने की बात की गई है। अब बात करें यदि हम कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो अदिस अबाबा सम्मेलन की बात होती है या इस घोषणा पत्र की बात होती है, तो दरअसल ये हर बार अफ्रीका के विभिन्न देश आपस में मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि इसके जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है उस पूरे क्षेत्र में रीजन उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें कैसे कम किया जाए। इसे कम करने का ये एक मंच है और पहली बार इसमें चर्चा की जा रही है क्या कि खनन के जो दुष्प्रभाव अफ्रीकी रीजन में पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, इन्हें कैसे कम किया जाए। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है जो अदन की खाड़ी के तट पर स्थित है, और दूसरा, इथियोपिया अदन की खाड़ी तथा लाल सागर दोनों के साथ अपनी तटरेखा साझा करता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए इथियोपिया को कि इथियोपिया कहां पर है, और फिर इथियोपिया की राजधानी क्या अदिस अबाबा है या नहीं। क्या वाकई है अदन की खाड़ी के साथ तट साझा करता है? तो देखिए इथियोपिया अफ्रीका का ही एक देश है जो कि इसके पूर्वी हिस्से में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू कलर है यह है इथियोपिया, और इथियोपिया के बारे में ध्यान रखिएगा यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी यह तट रेखा साझा नहीं करता। क्यों? इसे आप थोड़ा और जूम करके दूसरे मैप में देख सकते हैं। यह है इथियोपिया,
और इथियोपिया यहाँ पर आ जाता है, सोमालिया जो तटरेखा साझा करता है, जिबूती जो तटरेखा साझा करता है, यहाँ आ जाता है इरिट्रिया। इरिट्रिया की पूरी बाउंड्री ऐसे है। तो यहाँ पर जो हम बात करें इथियोपिया की, तो ये लैंडलॉक्ड हो जाता है। अदिस अबाबा की बात करें, देखिए बीचों बीच स्थित है, आप इस मैप में देख सकते हैं, यानी ये तट में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो राजधानी है ये अदन की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है। दूसरा, इथियोपिया अदन की खाड़ी तथा लाल सागर दोनों के साथ अपनी तटरेखा साझा करता है। अभी हमने देखा ही कि यह लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पर दूसरा कथन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी कहीं से भी तटरेखा साझा नहीं करता। फिर भी हमारे लिए लाल सागर और अदन की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए इथियोपिया है यहाँ पर, और रेड सी है, यह रेड सी के साथ इरिट्रिया अपनी सीमा साझा करता है या तटरेखा साझा करता है। और गल्फ ऑफ अदेन की बात करें तो सोमालिया गल्फ ऑफ अदेन के साथ तटरेखा साझा करता है, और इन दोनों के बीच में है जिबूती, ठीक है। और इरिट्रिया का इनसे संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान रखेगा। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या है, गलत है। दोनों कथन गलत है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर है, हाल ही में यूरोपीय संघ का बहुप्रतीक्षित डिजिटल सर्विस एक्ट लागू हो गया है। यूरोपीय संघ महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने देश यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्य नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, सर्बिया। सही कूट का चुनाव करिए, केवल एक देश, केवल दो देश, केवल तीन देश या सभी चार देश। सबसे पहले आइए देखते हैं उन देशों के बारे में जो यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्य हैं। यदि हम बात करें इसके मैप के बारे में, तो आपको जो ग्रीन कलर दिख रहे होंगे, ये वे देश हैं जो यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्यों में शामिल हैं। और हमारे ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लोकेशन है, यानी यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर है नॉर्वे, आयरलैंड। ये देश किसमें शामिल नहीं है? यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। ना ही स्विट्जरलैंड शामिल है, ना नॉर्वे शामिल है, ना आइसलैंड शामिल है, और ना ही सर्बिया शामिल है। तो सर्बिया की लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, यहां पर है सर्बिया। यह पहले एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, इसके बाद इसका बाल्कनाइजेशन हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रों में यह विभाजित हो गया। आप देख पा रहे होंगे यह सर्बिया की लोकेशन है, और ये सभी क्षेत्र जो व्हाइट कलर के हैं ये यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, इसके स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो चारों शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, सभी चार देश ये वे देश हैं जो यूरोपीय संघ के स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर वह खबर है जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2009 में पूछी गई थी। आइए देखते हैं खबर को। खबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको सूची 1 भौगोलिक विशेषता दी हुई है और दूसरी तरफ सूची 2 और उसमें देश दिए हुए हैं। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान सामने है ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन कनाडा, विनिपेग झील न्यूजीलैंड, दक्षिणी आल्प्स अमेरिका। इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए देखते हैं इनकी लोकेशन को, क्या वाकई ये सभी इन चारों देशों से संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान को। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में, यानी हमें देखना होगा ऑस्ट्रेलिया का मैप। और ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में, जिसे आप कह सकते हैं दक्षिणतम हिस्सा या पश्चिम दक्षिण हिस्सा या मध्य से दक्षिण हिस्सा, यहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, यानी इसका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। तो आप देखिए, इसको आपको सुमेलन करना है। पहला सुमेलन ए का होगा 1, ठीक। दूसरा ग्रैंड कैनियन, आइए देखते हैं ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, इसके लिए हमें देखना होगा दूसरा मैप। ग्रैंड कैनियन की यदि हम बात करें तो हमारे मैप में है यहाँ पर ग्रैंड कैनियन, ठीक है। जैसे आप इस वाले मैप में देख सकते हैं, यहाँ इसकी लोकेशन होगी। आप देखिए, ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यानी अमेरिका से है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए ग्रैंड कैनियन होगा अमेरिका, यानी 4, बी का आंसर होगा 4। तीसरा है विनिपेग झील, आइए इसे भी देख लेते हैं। विनिपेग झील कहाँ पर है? विनिपेग झील की बात करें तो देखिए यह लोकेशन है विनिपेग झील की। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका के संबंध में, ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी अमेरिका में विनिपेग झील है, यहाँ कहाँ पर? जो आती है कनाडा के अंतर्गत या कनाडा के अंतर्गत, और यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है विनिपेग, ठीक। तो विनिपेग का संबंध किससे है? कनाडा से है।
तो विनिपेग झील यानी कनाडा। 2 सी 2। अंतिम है दक्षिणी आल्प्स। यदि बात करें दक्षिणी आल्प्स के बारे में तो देखिए ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के दक्षिण वाले आइलैंड में स्थित है सदर्न आल्प्स या दक्षिणी आल्प्स, यानी दक्षिणी आल्प का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से है। तो इस प्रश्न के सही जवाब में बात करें दक्षिणी आल्प्स के बारे में तो डी का आंसर होगा 3, डी यानी 3। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा, अभ्यास प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न है, यह देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेजन नदी इसी देश से निकलती है। इसका तटीय इलाका बर्ड ड्रॉपिंग के माध्यम से फास्फेट उर्वरकों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति के कारण एक ठंडी समुद्री धारा का नाम इसी के नाम पर रखा गया है या इसी के नाम पर है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? हमारे पास ऑप्शन है ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, चिली। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ जो कि न्यूज़ एंड वेब वर्ल्ड से संबंधित होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।